दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रियांस। इसमें हम लोग देखेंगे प्रियांस क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और प्रियांस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रियांस कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं और उन बीमारियों का लक्षण क्या है तथा उन बीमारियों पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है। बाकी बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से एकदम सुटेबल नोट्स भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रियांस है क्या चीज। तो दोस्तों वायरस के बारे में आप अच्छे से परिचित हैं, चलिए पहले वायरस के हिसाब से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वायरस में दो चीजें होती हैं, बाहर इसकी प्रोटीन की कोट होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है और अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि केवल जेनेटिक मटेरियल वो भी आरएनए हो और बाहर की प्रोटीन कोट यानी कि एक कैप्सिड न हो तो इसे वायरॉइड्स कहेंगे। यानी कि ऐसे प्राणी, ऐसे पैथोजन जिनके अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल ही हो, मतलब आरएनए ही है, प्रोटीन की कोट भी नहीं है, तो उसे वायरॉइड्स कहेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में आप वायरॉइड्स को विस्तार से समझ चुके हों। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जेनेटिक मटेरियल ना होकर के केवल प्रोटीन ही हो तो अब इसे प्रियांस बोलेंगे। तो इस बात से आप क्लियर हो गए कि अगर ये बाहर की प्रोटीन कोट भी हो और अंदर जेनेटिक मटेरियल भी हो तो इसे वायरस कहेंगे। लेकिन अगर प्रोटीन की कोट न हो, केवल जेनेटिक मटेरियल हो तो इसे वायरॉइड्स बोलेंगे। लेकिन अगर जेनेटिक मटेरियल न हो, केवल प्रोटीन ही हो तो इसे प्रियांस बोलेंगे। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रोटीन की कोट भी है और बीच में जेनेटिक मटेरियल भी है तो आप उसे वायरस कहेंगे, और अगर प्रोटीन की कोट नहीं है, केवल जेनेटिक मटेरियल और वह भी आरएनए है तो उसे वायरॉइड्स बोलेंगे। और अगर आरएनए नहीं है यानी जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, केवल प्रोटीन ही है तो उसे प्रियांस बोलेंगे। अब आपको भूलना भी नहीं है, वायरॉइड्स में देखिए आर आ रहा है और आरएनए में भी आर आ रहा है, तो इसका मतलब कि वायरॉइड्स के पास सिर्फ आरएनए ही होता है और प्रियांस में भी पी आ रहा है और प्रोटीन में भी पी आ रहा है। तो इसका मतलब प्रियांस में क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। तो आप समझ गए तीन तरह के पैथोजन हैं, वायरस हैं, वायरॉइड्स हैं और इसके बाद प्रियांस हैं। तो आप तीनों से क्लियर हो गए हैं कि किसे कहते हैं। अब चलिए दोस्तों इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो देखिए प्रियांस आर इन्फेक्टियस प्रोटीन, यानी प्रियांस एक तरह की इन्फेक्टियस प्रोटीन है, इन्फेक्शन या बीमारी फैलाने वाली प्रोटीन है। दैट काजेज, जो काज करती है या फैलाती है, क्या फैलाती है, कौन सी बीमारी। तो देखिए न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज। न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब यह है कि ऐसी बीमारी जो नर्वस सिस्टम को डीजेनरेट करे, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करे, या नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका को नष्ट करे, डैमेज करे, उसे किल करे, तो ऐसी बीमारी को क्या कहेंगे, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज। और ये किसमें फैलाते हैं, तो इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी मानव सहित अन्य जंतुओं में भी यह बीमारी फैलाते हैं। कौन फैलाते हैं, प्रियांस। प्रियांस क्या है, तो एक इन्फेक्टियस प्रोटीन है यानी बीमारी फैलाने वाली प्रोटीन है। आगे क्या लिखेंगे, प्रियांस आर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन। प्रियांस केवल प्रोटीन के ही बने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है प्रियांस के पास किसी भी तरह का कोई जेनेटिक मटेरियल जैसा कि डीएनए अथवा आरएनए नहीं होता है, इनके पास केवल प्रोटीन ही होती है। दे हैव नो न्यूक्लिक एसिड, यानी इनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होती है। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, डीएनए अथवा आरएनए, इनके पास केवल प्रोटीन ही होती है। दीज प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 250 अमीनो एसिड। आपको पता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अर्थात प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड। तो जिस प्रोटीन से मिलकर प्रियांस बने होते हैं उनके अंदर 250 अमीनो एसिड होते हैं एंड आर अबाउट 1/100 द साइज ऑफ स्मॉल वायरस। मतलब इनकी साइज के बारे में बताया गया है कि इनकी साइज एक वायरस से 100 गुना छोटी होती है। यानी कि 1/100 का मतलब कि जो प्रियांस की साइज है वह वायरस की साइज से 100 गुना
छोटी होती है, यानी वायरस से ये 100 गुना छोटे होते हैं। तो आप नियर अबाउट समझ गए कि प्रियांश क्या होते हैं। इतना आप जरूर जानते रहिए कि प्रियांश एक इन्फेक्टियस प्रोटीन है, इन्फेक्शन फैलाने वाली प्रोटीन है, यानी कि यह एक प्रकार के पैथोजन है जिनके पास केवल प्रोटीन ही होती है। इनके अंदर किसी भी तरह का जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए अथवा आरएनए नहीं पाया जाता है, और यह ह्यूमन सहित अन्य जानवरों पर भी बीमारी फैलाते हैं, और यह जो बीमारी फैलाते हैं वह नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, यानी कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करती है ये बीमारी। बाकी आगे चलिए इसकी देख लेते हैं डिस्कवरी, यानी इसकी खोज कैसे हुई। तो देखिए, प्रियांश डिस्कवर्ड बाय स्टैनले प्रूसिनर, यानी कि प्रियांश की खोज स्टैनले प्रूसिनर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1882 ईस्वी में। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क ऑन प्रियांश। इस वर्क के लिए, प्रियांश पर किए जाने वाले इस वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, यानी कि इन्होंने नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अब चलिए देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इतने पॉइंट मैंने दिया है, मैक्सिमम पॉइंट आप इसमें याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हमने एकदम सेलेक्टिव पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है जो कि प्रियांश के लिए काफी खास हैं। अब एक एक पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला देखिए क्या है, प्रियांश आर मिसफोल्डेड प्रोटीन। प्रियांश आर मिसफोल्डेड प्रोटीन एग्रीगेट्स। मिसफोल्डेड प्रोटीन का मतलब क्या है, प्रियांश के पास जो प्रोटीन होती है वो मिसफोल्डेड होती है, यानी जो प्रियांश होते हैं वो मिसफोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं। मिसफोल्डेड प्रोटीन का मतलब जिस प्रोटीन की फोल्डिंग का कोई क्रम ना हो, यानी कि अज्ञात तरीके से मुड़ी हुई प्रोटीन के बने होते हैं। कौन, प्रियांश। एग्रीगेट्स का मतलब इनकी प्रोटीन की मात्रा होती है प्रियांश के अंदर, और वह प्रोटीन मिसफोल्डेड यानी बिना क्रम की मुड़ी हुई होती है, अज्ञात तरीके से मुड़ी हुई होती है। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या है, प्रियांश रिप्लिकेटेड विदाउट जेनेटिक मटेरियल डीएनए अथवा आरएनए, यानी जो प्रियांश होते हैं वो बिना जेनेटिक मटेरियल के ही रिप्लिकेट कर जाते हैं। अन्य प्राणियों में आप देखें उनका जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट करेगा तभी सेल बढ़ेगी, तभी उनकी बॉडी का विकास होता है, तभी उनकी संख्या बढ़ती है। लेकिन यहाँ बिना जेनेटिक मटेरियल के ही प्रियांश क्या हो रहे हैं, रिप्लिकेट कर जा रहे हैं, अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। अगला पॉइंट है कॉजेज फेटल, यानी कि फैलाते हैं एक घातक कौन सी बीमारी। तो देखिए न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, अभी मैंने आपको बताया है नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाली बीमारी। आगे फिर क्या है, प्रियांश आर नॉट इनएक्टिवेटेड बाय टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री, यानी कि जो प्रियांश होते हैं वो इनएक्टिवेटेड नहीं हो सकते हैं किस टेम्परेचर पर, 90 डिग्री टेम्परेचर तक यह इनएक्टिवेटेड नहीं हो सकते हैं। यानी कि जो प्रियांश होते हैं वो 90 डिग्री टेम्परेचर तक निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं, जबकि इसी 90 डिग्री टेम्परेचर तक वायरस जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। इसी बात को देखिए कहा गया है कि वायरसेस आर इनएक्टिवेटेड एट दिस टेम्परेचर, इसी 90 डिग्री टेम्परेचर पर वायरस इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे है प्रियांश इन्फेक्शन इज नॉट सेंसिटिव टू रेडिएशन ट्रीटमेंट दैट डैमेज वायरस जीनोम। देखिए इस बात को आप समझिए, प्रियांश का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो रेडिएशन ट्रीटमेंट के प्रति भी ये सेंसिटिव नहीं होते हैं। रेडिएशन ट्रीटमेंट एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, जैसे अगर किसी को वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान इस वायरस को किल किया जा सकता है, लेकिन प्रियांश को रेडिएशन ट्रीटमेंट के द्वारा भी इसे डैमेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रेडिएशन के प्रति यह सेंसिटिव नहीं होते हैं, संवेदनशील नहीं होते हैं। कुल मिलाकर यह समझिए कि रेडिएशन का प्रियांश के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, जबकि वायरस के ऊपर इतना असर पड़ता है कि वायरस डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। और वही रेडिएशन अगर आप प्रियांश के ऊपर प्रयोग करें तो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यह रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं। इस बात को भी आप समझ गए। आगे है प्रोटीन डीनेचुरेटिंग एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो प्रोटीन को डीनेचुरेटिंग कर देते हैं, यानी कि इनएक्टिव कर देते हैं, जैसे कि फिनाल या फिर यूरिया अफेक्ट प्रियांश एक्टिविटी। वो एजेंट प्रियांश की एक्टिविटी को भी अफेक्टेड कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। यानी ये समझिए कि प्रोटीन को डीनेचर करने वाले जो एजेंट होते हैं वो प्रियांश को भी डीनेचर कर देते हैं, प्रियांश को भी प्रभावित कर देते हैं। और वो एजेंट कौन होते हैं,
जैसे कि फिनाल या फिर यूरिया। तो ये प्रोटीन को डीनेचर करने वाले एजेंट हैं और यह प्रियांस को भी अफेक्टेड कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। आगे है एंजाइम डिस्ट्रॉइंग एजेंट नॉट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ प्रियांस, यानी कि एंजाइम को डिस्ट्रॉय करने वाले जो एजेंट हैं या एंजाइम को निष्क्रिय करने वाले जो एजेंट हैं उनका प्रियांस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि टेम्परेचर, अभी 90 डिग्री टेम्परेचर तक मैक्सिमम जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री टेम्परेचर तक प्रियांस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। आगे है प्रियांस हैव ए लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि इनका जो उद्भवन काल होता है वो काफी लंबा होता है। अब आप इसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी बीमारी का या किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ तो तुरंत बीमारी नहीं हो जाती है, वो बीमारी कुछ दिन बाद होती है। तो इन्फेक्शन से लेकर के और बीमारी फैलने तक या बीमारी का लक्षण आने तक के बीच का जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड या फिर उद्भवन काल कहते हैं हिंदी के अंदर। जैसे अभी किसी को कुत्ता काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया उसी दिन या 1-2 दिन में नहीं हो जाता है। किसी को अगर कुत्ता काट लिया तो उसके अंदर रेबीज के वायरस चले गए। अगर कुत्ते के अंदर रेबीज का वायरस है या रेबीज वायरस है तो वो उस व्यक्ति के अंदर चला गया, लेकिन जब वायरस उस व्यक्ति के अंदर एंट्री कर गया तो 2-4 दिन के बाद वह बीमारी नहीं होती है। वो बीमारी 10 साल बाद तक भी हो सकती है, 6 महीने बाद भी हो सकती है, या इसके बाद 2 साल बाद भी हो सकती है, 10 साल बाद भी हो सकती है। तो जिस दिन रेबीज वायरस उसकी बॉडी में गया उस दिन से लेकर के और बीमारी फैलने तक के बीच का जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं या फिर उद्भवन काल कहते हैं। यह समय रेबीज के लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल तक हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह से प्रियांस भी अगर इन्फेक्शन करता है तो तुरंत इसके बीमारी होने का चांस कम रहता है, अधिक बहुत ज्यादा समय तक इसका डर बना रहता है कि बीमारी आगे हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि इसका उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा होता है। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन के 10-15 दिन बाद ले बीमारी नहीं हुई तो अब आप बीमारी से छुटकारा पा गए, ऐसा नहीं है। बहुत दिनों तक इसका डर बना रहता है, तो इसी बात को कहा गया है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा होता है। और इसके बाद फिर क्या है, प्रियांस कैन इन्फेक्टियस फॉर ईयर्स आउटसाइड द होस्ट। ईयर्स मतलब कई सालों तक आउटसाइड द होस्ट यानी होस्ट के बाहर रहकर भी यह इन्फेक्टियस होते हैं, यानी बीमारी फैलाने वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर होस्ट से बाहर हैं तो अब निष्क्रिय हो गए होंगे। ये होस्ट से बाहर रहकर भी कई सालों तक इन्फेक्टियस रह सकते हैं, यानी कि घातक रह सकते हैं, जो बीमारी हमें फैला सकते हैं। होस्ट क्या है, तो होस्ट वे प्राणी हैं जिनके ऊपर बीमारी फैलाया जाए। जैसे हमारे ऊपर वायरस आकर के इन्फेक्शन कर रहा है या प्रियांस आकर के इन्फेक्शन कर रहा है तो हम होस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब प्रियांस हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तभी तक जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं है। यह हमारी बॉडी से बाहर रह करके किसी निष्क्रिय पदार्थ पर, किसी नॉन लिविंग मटेरियल पर रहकर भी यह कई सालों तक जीवित रह सकते हैं और बीमारी फैला सकते हैं। तो इन्फेक्टियस रहने का मतलब यह बीमारी फैलाने के योग्य रह सकते हैं। आगे है नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट एग्जिस्ट। अभी तक प्रियांस से होने वाली बीमारियों का कोई सुटेबल या फिर क्या कहा गया है कि इफेक्टिव यानी कि प्रभावित ट्रीटमेंट अभी तक इसका कोई प्राप्त नहीं हो पाया है, यानी कि इस बीमारी से छुटकारा पाने का कोई इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। तो यह है इसके कैरेक्टर्स जिसे आप जानते रहें, और इस कैरेक्टर को जानकर आप प्रियांस के बारे में बहुत सारी बातें जान गए होंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि प्रियांस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो दोस्तों खास मैं 4 बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ उनके लक्षण भी बताऊंगा। तो पहली जो बीमारी है देखिए क्या है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, शार्ट में इसे कहते हैं BSE। बी का मतलब बोवाइन, एस का मतलब स्पंजिफॉर्म और ई का मतलब एन्सेफेलोपैथी। इसे मेड काउ डिजीज भी कहते हैं। गायों में होने वाली यह एक प्रकार की मस्तिष्क से संबंधित घातक बीमारी है। इसमें गायों का क्या होता है, गाय का
यहाँ पर देखिए लिखा गया है मैड काउ डिजीज, यानी कि गाय पागल रोग, यानी गायों को पागल करने वाला रोग। और इसमें गायों का नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है और उनकी एक्टिविटी पहले सामान्य एक्टिविटी से बदल जाती है। बाकी इनमें दूध की कमी भी हो जाती है, चारे के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रह जाता है गायों में। बाकी गायों के अलावा अन्य कई जानवरों में भी यह बीमारी होती है। तो जिस जानवर को अगर ये बीमारी हो जाए तो उसका किसी भी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर गाय में हो जाता है तो गाय का दूध या फिर जो लोग मान लीजिए इसका मांस भी खाते होंगे तो इसे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह काफी घातक हो सकता है। बाकी इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है वो है क्रेउजी-फेल्ड-जैकब डिजीज इन ह्यूमन। क्रेउजी-फेल्ड-जैकब डिजीज को शॉर्ट में CJD कह सकते हैं, और यह ह्यूमन में होने वाली बीमारी है। यह भी मस्तिष्क से संबंधित एक घातक बीमारी है जो कि मानव में होती है। इसमें मानव की दिमाग की कार्य क्षमता घट जाती है और उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है। बाकी इनके शरीर के अंदर जो पेशियां हैं उनमें कंपन होने लगता है, जिससे व्यक्ति सही से चल नहीं सकता है और उसके दिमाग में लगातार भ्रम बना रहता है। अगर बीमारी हो गई है यह तो 6 महीने के आसपास उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और इसका कोई भी इलाज, सुटेबल इलाज इसका कोई नहीं है। अगली बीमारी है स्क्रैपी इन शीप एंड गोट्स। स्क्रैपी इन शीप एंड गोट्स यह भी एक बीमारी है जो प्रियांश से होती है। इसमें ये भेड़ बकरियों में होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो भेड़ बकरियां हैं ये जमीन पर लेटने लगते हैं, उनके शरीर में खुजली होने लगती है, शरीर में कंपन होने लगता है, और अगर भेड़ है तो उनका बाल झड़ने लगता है, यानी कि उनका जो ऊन होता है जिससे ऊन बनाया जाता है वो लॉस होने लगता है। तो यह भी एक खतरनाक बीमारी है और इसका भी कोई इलाज नहीं है। बाकी इसके बाद जो अगली बीमारी है वो है क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज, CWD, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज इन डियर, मतलब हिरन में होने वाली यह एक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि हिरन के मुंह से लगातार लार टपकने लगती है और अगर यह चारा देखेंगे भी तो भी उस चारे के प्रति कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, यानी कि चारे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे। यह भी एक घातक बीमारी है, इसमें भी मौत होना निश्चित है। और अब देख लिए बीमारी, तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक प्राणी से, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से या एक इन्फेक्टेड एनिमल से, बीमारी वाले एनिमल से एक हेल्दी एनिमल में कैसे जाते हैं ये। तो इसके कई तरीके हैं इन्फेक्शन के या ट्रांसमिशन के। तो पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू और बॉडी फ्लूइड। अगर आप इन्फेक्टेड टिश्यू या फिर बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो यह इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्टेड टिश्यू का मतलब कोई ऐसा ऊतक है जो इन्फेक्टेड है, जैसे कि कोई जानवर की मांस है उसे अगर आप खा रहे हैं या उसके कांटेक्ट में है तो प्रियांश का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड के द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे आप ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं या फिर सीमन के कांटेक्ट में है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये प्रियांश से होने वाली बीमारियां हो सकती है, यानी कि आपको प्रियांश का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद फिर क्या है इन्फेक्टेड एनिमल प्रोडक्ट। अगर एनिमल प्रोडक्ट इन्फेक्टेड है, जैसे कि मैंने बताया कि गाय में भी बीमारी होती है, तो गाय का कोई इन्फेक्टेड प्रोडक्ट है जैसे कि दूध है, तो अगर आप उसे यूज करते हैं तो इस तरह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि इस तरह से भी प्रियांश का ट्रांसमिशन हो सकता है। आगे है मदर टू ऑफस्प्रिंग, इसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। मदर टू ऑफस्प्रिंग का मतलब कि अगर मदर में बीमारी है, जैसे अभी क्रेउजी-फेल्ड-जैकब डिजीज है, तो यह बीमारी अगर मदर में है तो फिर बच्चे में जा सकती है। तो आपने देखा कि मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो गया, तो ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक ट्रांसमिशन की यह भी विधि है। बाकी इसके बाद अगला है मेडिकल प्रोसीडर। मेडिकल प्रोसीडर के द्वारा भी यह बीमारी हो सकती है, यानी कि ट्रांसमिट हो सकती है, इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे आर्गन ट्रांसप्लांट, आप सुने होंगे कि किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो अगर वह किडनी किसी इन्फेक्टेड पर्सन की है और किसी हेल्दी पर्सन को वह किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है तो उस किडनी के साथ साथ प्रियांश का इन्फेक्शन यानी प्रियांश का ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो आपने जान लिया कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब चलिए देखते हैं कि इस बीमारी में सिम्पटम क्या आते हैं, लक्षण क्या आते हैं। तो सामूहिक रूप से यहाँ पर सिम्पटम दिखाएंगे, बाकी अन्य बीमारियों के अलग अलग सिम्पटम तो हम अभी आपको बता दिए हैं।
तो देखिए इसमें क्या सिम्पटम आता है, तो देखिए न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेशन, यानी कि नर्वस सिस्टम डीजेनरेट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, नर्व कोशिकाएं किल होने लगेंगी और जो नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन हुआ या फिर स्पाइनल कार्ड हुआ या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये सब काम नहीं करेंगे। आगे है मेमोरी लॉस, इसमें याददाश्त की क्षमता घट जाती है। अगर प्रियांश का इन्फेक्शन होता है या इससे संबंधित कोई बीमारी होती है तो याददाश्त की क्षमता घट जाती है, क्योंकि आपने देखा कि ये दिमाग को ही अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे है कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव डिक्लाइन का मतलब कि संज्ञानात्मक क्षमता घटने लगती है। किसी चीज को आप संज्ञान में नहीं रख सकते हैं, यानी कि भूल सकते हैं, आप बार बार किसी चीज को भूल जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, मोटर डिसफंक्शन। मोटर डिसफंक्शन का मतलब समझिए, आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के न्यूरॉन हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो तंत्रिका तंत्र है, वो न्यूरॉन है जो अंगों से सूचना लेकर के ब्रेन तक पहुंचाती है, और मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो ब्रेन से सूचना ला करके अंगों तक पहुंचाती है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी गर्म चीज को टच कर दिए तो आपको दिमाग में तुरंत सूचना पहुंच जाएगी और फिर उधर से सूचना आएगी कि आप हाथ हटा लीजिए। तो ये सूचना किसके माध्यम से गई थी, सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से, और उधर वापस किसके माध्यम से आई, हाथ हटा लीजिए, किसके माध्यम से आई, तो मोटर न्यूरॉन के माध्यम से आई। तो मोटर न्यूरॉन यहाँ पर डिसफंक्शन करने लगता है, तो मोटर डिसफंक्शन उसे कहेंगे। यानी आपको सूचना तो जाएगी कि आपका हाथ जल रहा है, लेकिन उधर से जो सूचना आएगी उसके लिए आपका अंग सही से काम नहीं करेगा, मतलब कि मोटर डिसफंक्शन हो जाएगा। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन लॉस। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वयन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वयन, यानी कि ब्रेन और बॉडी के अन्य जो पार्ट हैं उनके बीच समन्वयन यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि वो अंग दिमाग के हिसाब से काम नहीं करेंगे, बाकी अन्य अपने हिसाब से जो है बिना क्रम का, बिना किसी व्यवस्था का काम करने लगेंगे। तो इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन लॉस, यानी कि समन्वयन खत्म हो जाता है, बॉडी और ब्रेन के अंदर का जो समन्वयन है वो खत्म हो जाता है। आगे है डेथ। ये तो हो ही सकता है क्योंकि जब बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो लास्ट का परिणाम क्या होगा, डेथ, यानी कि इसमें डेथ भी हो सकती है। तो आप सिम्पटम भी समझ गए। अब चलिए देखते हैं कंट्रोल। देखिए बीमारी होने के बाद तो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर पहले से ही इस पर कंट्रोल किया जाए तो बीमारी से बचा जा सकता है। अब कैसे कैसे कंट्रोल करना है तो वो देखिए, तो पहला है सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। सर्विलेंस का मतलब निगरानी में रखना और मॉनिटरिंग का मतलब जांच पड़ताल कराते रहना, मतलब कि समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए कि कहीं प्रियांश का इन्फेक्शन तो नहीं है। और सर्विलेंस का मतलब कि निगरानी में रखना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरह से प्रियांश का इन्फेक्शन न होने पाए। अगला है इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। अगर आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स है या फिर आप मान लीजिए बहुत से भेड़ बकरियों का पालन किए हुए हैं, तो उसमें से अगर कोई बकरी इन्फेक्टेड है या गायों का पालन किए हैं तो गाय कोई इन्फेक्टेड है तो उसे इरेडिकेट कर देना चाहिए, कि यानी समूह से उसे अलग कर देना चाहिए। समूह में यानी जो हेल्दी गाय या फिर हेल्दी बकरियां या भेड़ है तो उसमें इन्फेक्टेड बकरी या गाय को नहीं रखना चाहिए, जिससे अन्य इन्फेक्शन से बच पाए, यानी जो अन्य बकरियां हैं वो इन्फेक्शन से बच पाए। अगला जो है फीड बैन्स, यानी कि भोजन पर बैन्स। इसका मतलब यह है कि आप इन्फेक्टेड फूड मटेरियल को न लें। इसके बाद फिर क्या है, वैक्सीनेशन। देखिए इसका ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन इसके लिए वैक्सीन बनाई जा चुकी है और उस वैक्सीन को लेकर के आप सुरक्षा पा सकते हैं प्रियांश से। बाकी अगला क्या है, मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोटोकॉल्स। मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोटोकॉल्स का मतलब मेडिकल से संबंधित और सर्जिकल से संबंधित यानी सर्जरी से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। अगर सही से पालन किया जाएगा तो बीमारी फैलने का चांस बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया गया और फिर उसके अंदर लाए जाने वाले जो टूल्स हैं या फिर इक्विपमेंट हैं उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, स्टेरिलाइज
एनालाइज नहीं किया गया और फिर उसे यूज कर दिया गया तो किसी हेल्दी पर्सन को भी प्रियांस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि मेडिकल और सर्जिकल जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जो उसके नियम है, जैसा करना चाहिए उसका फॉलो जरूर करना चाहिए। अगर इसमें आप लापरवाही करते हैं तो प्रियांस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों पूरी तरह से आप प्रियांस के बारे में समझ गए हैं, इसका कैरेक्टर क्या है, कौन सी बीमारियां हैं, उनका सिम्पटम क्या आता है और सिम्पटम के बाद उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सारा डिटेल आपने समझ लिया। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।